नमस्कार दोस्तों, आपका भाई फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिया एजुकेशन सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि आज आपका भाई जो कक्षा 10 का जो विज्ञान का पुस्तक है एनसीईआरटी का, उसमें जितने जीव विज्ञान के चैप्टर दिए गए हैं उन सभी चैप्टर के अभ्यास के जितने ऑब्जेक्टिव हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव का यह वन शॉट होगा। जो हमने सागर सीरीज स्टार्ट किया है उस सागर सीरीज में आज हम जो बायोलॉजी का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव है उसे हम कवर करेंगे और इन सभी ऑब्जेक्टिव को पूरा ट्रिक से आप फुल इमेजिनेशन के साथ चित्रात्मक तरीके से सभी आंसर को फिल कीजिएगा जो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इसलिए इस सेशन को क्या कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए तथा इस सेशन को लाइक कर दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। इसलिए इस सेशन में आपको क्या करना है कि पूरा अंत तक बनाना है, क्योंकि इस सेशन से मान कर चले कि जीव विज्ञान से जो भी ऑब्जेक्टिव आएगा ना, इसी से ऑब्जेक्टिव आएगा, इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं जाता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं एनसीईआरटी का बुक कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए। आपका बोर्ड हो चाहे कोई भी कंपटीशन के एग्जाम हो, उसमें एनसीईआरटी से क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है, तो इसलिए इस सेशन को आप लाइक कर दीजिए और इस सेशन में बने रहे। चलिए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए। तो देखिए, सबसे पहला जो है जैव प्रक्रम अध्याय 6 है आपका। ठीक है, इसमें हम देखेंगे अभ्यास में आपका कितना ऑब्जेक्टिव दिया गया है, उसको डील करते हैं। चलिए, सभी क्वेश्चन को एकदम ट्रिक से याद करेंगे, कोई भी रटने रटाने का काम नहीं और हमेशा के लिए याद होगा। देखिए, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मान के चले कि आपका एक किडनी है, वृक्क है, उसको बता देने कि वह किससे संबंधित है, जैव प्रक्रम का कौन सा वह भाग है जिससे वो संबंधित है, जिसके अंतर्गत वो आता है। तो क पोषण, ख श्वसन, ग उत्सर्जन, घ परिवहन, जिसे आप ABCD के क्रम में सजाकर लिख सकते हैं। ठीक है, यही है आपका। चलिए, इसका उत्तर जो है आपको क्या करना है जी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इसका उत्तर कौन सा होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा, एकदम सही से कमेंट करना है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा जी, तो सी होगा। ठीक है, कौन सा होगा, सी। देखिए, जो आपका वृक्क होता है जिसे हम किडनी कहते हैं, ये आपका उत्सर्जन से संबंधित होता है। आप सभी जानते हैं पोषण जो है वो पोषण में आपका पाचन तंत्र आ जाता है, प से पाचन, प से पोषण, श्वसन में फेफड़ा आ जाता है। ठीक है, आपका उत्सर्जन में आपका कौन सा आ जाता है, वृक्क आ जाता है। आशा करता हूँ ये ऑब्जेक्टिव आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। चलिए, अब देखिए, दूसरा नंबर ऑब्जेक्टिव है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। ए जल का वहन, बी भोजन का वहन, सी अमीनो अम्ल का वहन, डी ऑक्सीजन का वहन। मतलब कि आपको इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी कमेंट करना है, एकदम होले होले, धीमे धीमे नहीं। ठीक है, चलिए इसको सही सही कमेंट करना है। हाँ, सभी बच्चों ने सही सही उत्तर दिया है, क्या बात है। चलिए, इसका सही उत्तर क्या होगा, जल का वहन, ए। किस प्रकार से जी, आप सभी जानते हैं जाइलम एक प्रकार का उत्तर है जो जल का परिवहन करता है, संवहन करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करता है, जल को पौधों में लेकर जाता है। ठीक है, तो देखिए, आप मान के चलिए कि भूल गए तो किस प्रकार से याद रखिएगा, तो जौ से जाइलम और जौ से जल। आप बच गए आपका फ्लोएम, तो फ्लोएम में फ से, फ्लोएम में आपका होता है फ, फ मतलब एफ, एफ मतलब फूड, फूड मतलब भोजन। ठीक है, तो भोजन का वहन कौन करता है, तो फ्लोएम करता है। आपको इस प्रकार से ट्रिक से याद रखना है। चलिए, अब देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न कर रहा है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है जी, ए कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, बी क्लोरोफिल, सी सूर्य का प्रकाश, डी उपयुक्त सभी। ठीक है, या उपरोक्त सभी। आपको इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर को कमेंट करना है, एकदम सही सही कमेंट कीजिएगा। आशा है कि आप सभी हमेशा घर पर पढ़ते होंगे और आपको मैं जो भी बताता हूँ आप नोटबुक में लिखते होंगे और आपको याद होता होगा। ठीक है, चलिए, इसका सही उत्तर क्या होगा, तो आपने सही बताया है, इसका उत्तर डी होगा। ठीक है, आप सभी जानते हैं स्वपोषी पोषण अर्थात प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के लिए आप सभी जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ही चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए ही चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपने इक्वेशन याद रखा होगा, 6 2 12 होता है। ठीक है, आपने याद किया होगा जो प्रकाश संश्लेषण का हमने आपको समीकरण बताया था, उसमें आपको अच्छा से बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल को मिलाकर सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की सहायता से किसका निर्माण होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। ठीक है, आपने सभी जाना होगा। चलिए, ये हो गया। चलिए, चौथा नंबर प्रश्न का है, पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। जो आपका पाइरुवेट होता है जब टूटता है तो क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल
देता है और ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। तो आप सभी जानते हैं यह क्रिया कहाँ होती है जी, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कितना आसान क्वेश्चन पूछा है। श्वसन की प्रक्रिया में पाइरूवेट का विखंडन होता है, मतलब पाइरूवेट टूट जाता है, बेचारा टूट जाता है। टूटने में क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है, जल देता है, और जो हमें चाहिए मेन प्रोडक्ट ऊर्जा वो देता है। ठीक है, तो आपका किसमें संपन्न होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। आप सभी जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा की फैक्ट्री कहते हैं, तो ऊर्जा का निर्माण इसी में ना होगा, अर्थात श्वसन की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में ही होगा। ठीक है, चलिए आपको अच्छा से समझ में आ गया, आशा करते हूँ कि आपको याद भी हो गया होगा। अब देखिए, अब आपका आता है नियंत्रण एवं समन्वय। अगला जो चैप्टर है एनसीईआरटी का बायोलॉजी का, नियंत्रण एवं समन्वय अध्याय 7। ठीक है, इसके अभ्यास में जो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए उसको हम अब डील करते हैं। चलिए देखते हैं। सागर सीरीज को अगर आप देख लेते हैं तो एक भी ऑब्जेक्टिव आपका नहीं छूटेगा, एकदम मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। चलिए, पहला ऑब्जेक्टिव है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, मतलब कि इसमें से वो हार्मोन चूज करना है, बताना है, टिक आउट कर देना है जो पेड़ पौधों में पाया जाता है या पेड़ पौधों में निकलता है। तो ए दिया है इंसुलिन, बी दिया है थायरोक्सिन, सी दिया है एस्ट्रोजन, डी दिया है साइटोकिनिन। तो आप सभी जानते हैं इंसुलिन जो होता है मनुष्य के अग्नाशय से निकलता है, थायरोक्सिन जो होता है मनुष्य के थायराइड ग्रंथि से निकलता है, एस्ट्रोजन जो होता है आपका जो कह सकते हैं कि यह भी मनुष्य में निकलता है, जो जन्म संबंधित हार्मोन है। और साइटोकिनिन आप सभी जानते हैं कि जो पौधों में निकलता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए, आशा करते हैं यह भी आपको अच्छा से समझ में आ गया। अब देखिए 2 नंबर जो प्रश्न, उस 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। ए दुमिका, बी सिनेप्स, सी एक्सॉन, डी अवे। आपको इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर पूरा अच्छा से कमेंट करना है, सही से कमेंट करना है, क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव बहुत ही मस्ट VVI है। सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम हो या कोई भी कंपटीशन के एग्जाम, इसमें ये वाला क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। ठीक है, आपका BPSC हो गया उसमें पूछता है, रेलवे में पूछता है, बोर्ड एग्जाम पूछता है, वो यूपी का बोर्ड हो चाहे बिहार बोर्ड हो, सब बोर्ड में पूछा है, सब एग्जाम में पूछा है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं एनसीईआरटी का को कहता हूँ कि आपको फोकस करके रखना है। चलिए, इसका उत्तर क्या होगा, तो आप सभी जानते हैं सिनेप्स होगा। ठीक है, दो गो तंत्रिका के बीच जब खाली स्थान मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, सिनेप्स का। मान के चलिए ये आपका तंत्रिका तंत्र है, ठीक है, और ये आपका एक तंत्रिका तंत्र है, इनके बीच जो खाली स्थान इसे हम क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। हो गया। चलिए, आशा करते हुए आपको यह समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो अगला हमारा है, अगला क्या है जी, जीव जनन कैसे करते हैं, अध्याय 8। अभ्यास का जितना भी ऑब्जेक्टिव है उसको हम डील करेंगे। ठीक है, अर्थात जो जनन नामक के चैप्टर है उस चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। चलिए हम लेते हैं पहला ऑब्जेक्टिव है, क्या है जी, पहला ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, मतलब कि मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। इसके द्वारा इस जो मुकुलन है यह किस में होता है, यह किसके द्वारा होता है, तो मुकुलन की प्रक्रिया ए कर है अमीबा के द्वारा होता है, बी कर है ईस्ट के द्वारा होता है, सी कर है प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है, डी कर है लेशमाइनिया के द्वारा। तो आपको इसका कमेंट बॉक्स में सही सही उत्तर कमेंट करना है, कौन सा इसका उत्तर होगा। तो चलिए, आशा करते हैं कि आपने इसका जो उत्तर है वह सही सही कमेंट से कमेंट कर दिया होगा। देखिए आपका जो इसमें सही उत्तर होगा ईस्ट होगा। ठीक है, ईस्ट एवं हाइड्रा बस दो एग्जाम्पल है जिसमें क्या होता है, मुकुलन होता है। ठीक है, आपको याद रखना है ईस्ट एवं हाइड्रा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछता है। मुकुलन होता है ईस्ट हाइड्रा, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं, इनमें से दोनों हो जाएगा, ईस्ट एवं हाइड्रा। दो एग्जाम्पल याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है। ठीक है, हमेशा पूछता है। चलिए, अब ये हो गया। अब 2 नंबर प्रश्न दिया गया है। 2 नंबर प्रश्न कर है कि निम्न में से कौन मानव में मादा जनन अंग नहीं है, मतलब कि मानव में आपका एक मादा जनन अंग आता है वह नहीं है। ठीक है, कौन नहीं है, तो आपको देखिए क कर है अंडाशय, ख अर्थात बी नंबर कर है गर्भाशय, सी अर्थात आपका ग नंबर कर है शुक्रवाहिका, डी कर है अर्थात घ नंबर डिम्ब वाहिनी। तो इसमें से कौन आपका मादा जनन का भाग नहीं है, आपको बताना है। तो आप सभी जानते हैं अंडाशय मादा जनन के अंतर्गत आता है, गर्भाशय भी उसी के अंतर्गत आता है, डिम्ब वाहिनी भी उसी के अंतर्गत आता है। आपका बस एक शुक्रवाहिका जो है ना, शुक्र है, शुक्राणु का निर्माण किस में होता है, आप सभी जानते हैं शुक्राणु का निर्माण नर में होता है। तो शुक्रवाहिका जो है वो आपका किससे संबंधित हो जाएगा, नर से संबंधित हो जाएगा। तो आपको क्या टिक करना है, सी टिक करना है। चलिए, आशा करता हूँ यह भी आपको अच्छे से टिक से याद हो गया। चलिए, अब तीसरा नंबर प्रश्न करेंगे, परागकोश में होता है, क्या होता है जी, ए करा है बाह्यदल, बी करा है अंडाशय, सी करा है अंडक, डी करा है परागकण। तो आप सभी जानते हैं परागकोश, प से पराग, आप प से परागकण। ठीक है, तो प से प को मारिएगा, टिक आउट कर दीजिएगा। परागकोश के अंदर परागे ना पाया जाए, परागकण न पाया जाए, मतलब परागकण जिस थैली रूपी संरचना के अंदर रहता है उसे हम परागकोश कहते हैं। जौन जहाँ रहता है उसे हम क्या कहते हैं, उसका घर कहते हैं, उसका कोष कहते हैं, उसका थैला कहते हैं। परागकण परागकोश में रहता है तो उसे हम क्या कह दीजिए, परागकोश का थैला कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा परागकण, प से प को याद रखिएगा। चलिए,
अब देखिए, अब हमारा आ गया अध्याय 9, जिसे आनुवंशिकता एवं जैव विकास कहते हैं। इसके अभ्यास में जो ऑब्जेक्टिव दिया गया है उसके हम पूरा अच्छा से ट्री के साथ फुल इमेजिनेशन के साथ डील करेंगे और उसे समझेंगे और हमेशा के लिए याद करेंगे। तो चलिए एक एक प्रश्न को लेते हैं और देखते हैं। देखिए जी, वाह क्या प्रश्न है, आप पहले ही देख कर डर गए। अरे डरना नहीं है, बहुत ही हलवा टाइप का क्वेश्चन है, कुछ नहीं रखा है। करे यहाँ पर मेंडल के एक प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिनके बैंगनी पुष्प थे का संकरण बौने पौधे जिनके सफ़ेद पुष्प थे से कराया गया। इनकी संतति के सभी पौधों में पुष्प बैंगनी रंग के थे, परंतु उनमें से लगभग आधे बौने थे। इससे कहा जा सकता है कि लंबे जनक पौधों की आनुवंशिकी रचना निम्न थी। आपका बताना है ना, ठीक है। दो दो लक्षण वाला क्रॉस ने आपने पढ़ा, द्विसंकर क्रॉस पढ़ा है ना, उसी पर आधारित ये क्वेश्चन है, ठीक है। उसी पर आधारित क्वेश्चन है। आपको बता देना है कि लंबा जनक पौधा की आनुवंशिक रचना कैसे है। तो लंबा के लिए आप सभी जानते हैं बड़ा टी पहले आएगा। कौन सा टी आएगा लंबा के लिए? आपको याद रखें कि बड़ा प्रभावी होगा। लंबा मतलब बड़ा टी आपका प्रभावी रहेगा। तो बड़ा टी इसमें है, बड़ा टी इसमें है, इसमें भी इसमें। अब कह रहा है कि लंबा है, तो लंबा है। अब उसके बाद क्या कर रहा है जी, इधर आपको कह रहा है लगभग आधे बौने थे, ठीक है। लगभग आधे बौने थे और आनुवंशिक स्थान था, मतलब कि वो बड़ा था, ठीक है। कैसे थे? बड़ा था। तो बड़ा का टी एगो तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद आपका कौन सी बड़का डब्ल्यू भी चाहिए और बड़का डब्ल्यू भी चाहिए, ठीक है, जब जाकर प्रभावी होगा, ठीक है। तो आपको सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही आसान था। अब देखिए दूसरा हम प्रश्न करेंगे समझात अंगों का उदाहरण है समझात अंग, ठीक है। इसको मैं ट्रिक से थोड़ा बता दे रहा हूँ कि समझात अंग होते क्या है, ये मेहमान क्या है, इनका खातिरदारी किस प्रकार से किया जाएगा जब ये परीक्षा में आएंगे। तो देखिए खातिरदारी इस प्रकार से कीजिएगा कि समझात, तो सौ से सम, और सम मतलब समान, सम मतलब समान, ठीक है। सम से सम मतलब समान। और सौ से होता है संरचना अर्थात उत्पत्ति, संरचना एंड उत्पत्ति, ठीक है। याद रखिएगा, सौ से संरचना और सम से सम मतलब समान, मतलब कि जिनकी संरचना उत्पत्ति समान होगा उसे हम क्या कहेंगे? समझाता हूँ कहेंगे, अर्थात इनका कार्य क्या होगा? अलग अलग होगा। तो इसमें से देखिए ना, आपका ए कर है अर्थात क कर है हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपात। आप सभी जानते हैं हमारा हाथ और कुत्ते का जो अग्रपात होता है इसका संरचना सेम है, बस वो चलने में उपयोग करते हैं कुत्ते जो होते हैं, और हम जो मानव होते हैं जिसे दानव कहा जाता है, यह जो होते हैं आप सभी जानते हैं कि खाना खाने में, पढ़ने में, लिखने में, लेकिन चलने में इसका उपयोग नहीं करते। तो आपको इसका उत्तर ए भी हो जाएगा। अब बी नंबर का है हमारे दांत और हाथी के दांत। हमारा दांत और हाथी का दांत जो है, यह दोनों की जो संरचना है एवं उत्पत्ति है समान है। हाथी का भी दांत होता है, हमारा भी दांत होता है, ठीक है। सफ़ेद है सफ़ेद है। हम क्या करते हैं तो खाना खाने में उपयोग करते हैं, और जो हाथी होती है उसका दांत बाहर ही निकला रहता है, उसका उपयोग खाने में नहीं किया जाता है, ठीक है। तो आप सभी क्या इसका संरचना समान है? संरचना समान है, लेकिन जो कार्य है वो अलग अलग है। तो ये अभी हमारा हो जाएगा आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तरीय। आलू के जो ऊपर वाला स्तर होता है और घास का जो ऊपर वाला स्तर दोनों सेम होता है, ठीक है। तो उनकी संरचना सेम है, उत्पत्ति समान है, लेकिन कार्य बेचारा का अलग अलग होता है। तो हम क्या कर सकते हैं? उपयुक्त में से सभी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। इसका परिभाषा याद रखना है, ठीक है। इसका जस्ट उल्टा होता है असमझाता हूँ, ठीक है। मतलब नहीं, जो हम बताएं उसका उल्टा कर दीजिएगा, ठीक है। नहीं मानना है मेरे बात को, हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न करा है विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है, मतलब कि विकास की दृष्टि से, मतलब कि हम किस प्रकार से एक स्तर से दूसरे स्तर से तीसरे स्तर से हम बढ़ते गए, ठीक है। विकास होता गया एक मनुष्य का, ठीक है। उसके दृष्टिकोण से किससे हम नज़दीकी, मतलब कि किसके समान हम दिखाई देते हैं, ठीक है। समानता मतलब होता है समान दिखाई देना, ठीक है। समानता मतलब समान, मतलब कि दोनों में समानता दिखाई देता है, समान नेचर दिखाई देता है, समान प्रकृति के दिखाई देते हैं नेचर गुण। तो क रहा है आपका ए कर है अर्थात क चीन के विद्यार्थी के समान, बी कर है अर्थात ख चिंपैंजी के समान, सी कर है मकड़ी अर्थात ग ऑप्शन, और डी अर्थात घ नंबर जीवाणु। तो आप सभी जानते हैं चिंपैंजी जो है ना, चिंपैंजी चिंपैंजी जो है वह मनुष्य के सबसे नज़दीकी का जीव है, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं बंदर एक प्रकार का चिंपैंजी, ठीक है। वही और हम एकदम समान दिखाई देते हैं, हमारे गुण उनके गुण थोड़ा बहुत मिलते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि चिंपैंजी क्या है थी, तो अधिक समानता दिखाई देता है। आशा करते हो इसका भी उत्तर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए ये हो गया। अब देखिए जो आपका लास्ट चैप्टर है हमारा पर्यावरण बायोलॉजी का, जिसका अध्याय 15, ठीक है। एनसीईआरटी का बुक का है अध्याय 15 हमारा पर्यावरण। अब इसके अभ्यास में जो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है उसे हम फुल ट्री के साथ, फुल इमेजिनेशन के साथ
पूरा अच्छा से फील करेंगे, रटेंगे नहीं, फील करेंगे, और इस प्रकार से फील करेंगे वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा और दिमाग में बैठ जाएगा। चलिए, तो पहले क्वेश्चन को फील करते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। अब देखिए कितना हलवा टाइप का क्वेश्चन, यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। टिक आउट कर लीजिए, हम कह सकते हैं, दावे कर सकते हैं, अभी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। तो चलिए अब थोड़ा समझते हैं। जैव निम्नीकरणीय, जैव मतलब सजीव, ठीक है, सजीव हो जाएगा। इसके पहले भी हम बताए थे कि जैव मतलब होता है सजीव, और निम्नीकरणीय मतलब कि जिसको हम रिसाइकिल कर सके, मतलब कि उसका उपयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन निम्नीकरण किया जा सकता है, मतलब कि उसको सड़ा गला दिया जा सकता है, ठीक है। एक वर्ड में याद रखिए कि सड़ गल सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, निम्नीकरणीय कहते हैं। और सजीव, ठीक है, सजीव होगा और वह सड़ गल सकता है। तो इसमें से आपको बताइए ना, ए नंबर कराया था तो कौन नंबर कराया, घास फूस चमड़ा। इसमें तो घास फूस सही है, घास और फूस सड़ गल जाता है लेकिन चमड़ा नहीं गलता है। बी नंबर आता है ख नंबर करे घास लकड़ी प्लास्टिक, घास लकड़ी सही है लेकिन प्लास्टिक नहीं गलता है। सी नंबर करे फलों के छिलके, केक एवं नींबू का रस। तो यहाँ पर आपका जो सी नंबर है एकदम करेक्ट है, जो फल का छिलका है वो सजीव है, केक सजीव है, नींबू का रस ये सभी सड़ गल सकते हैं और इनका क्या हो जाए, बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। जैव निम्नीकरणीय का इंग्लिश होता है बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। तो ये हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए एक ट्रिक याद रखना है, क्या याद रखना है, निम्नीकरण मतलब कि उनका नामो निशान मिट जा रहा है, ठीक है। नौ से निम्नीकरण या नौ से नामो निशान, ठीक है, अपने भाषा में याद रखिए, नामो निशान मिट जाएगा। सड़ने करने के बाद उनका पता चलता है जी कौन कहाँ है। चलिए 2 नंबर करें कि निम्न में से अर्थात निम्न से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है या करते हैं। तो देखिए बताना है इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन एक आहार श्रृंखला का निर्माण कर रहे हैं। ऊर्जा के एक दिशीय प्रवाह है, तो आहार श्रृंखला में सबसे पहले आपको ठीक याद रखना है कि सबसे पहले पेड़ पौधा होगा, कौन पेड़ पौधा होगा, घास होगा, आम का गाछ होगा, कौन एगो गाछ होगा, उत्पादक होगा, ठीक है। सबसे पहले का ट्रिक याद रखें। दूसरा याद रखें है कि आपका उसके बाद शाकाहारी होगा, उसके बाद आपका इसको खाने वाला हो जाएगा जिसे हम मांसाहारी कहते हैं, उसके बाद हो जाएगा आपका सर्वाहारी हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से तो आप देखिए ना, पर बी नंबर ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है सबसे पहले का घास है, उत्पादक है। हमने अभी बताया पेड़ पौधा में से वो कौन होना चाहिए, उसका बकरी होना चाहिए जो उसको खाएगा, फिर इसको खाने वाला रहना चाहिए मानव। हो गया सही उत्तर बी हो गया। ट्रिक याद रखिए कि आंसर कीजिए, काम खत्म। देखिए आपका जो एनसीईआरटी के बुक में जितना भी चैप्टर था बायोलॉजी से संबंधित, उन सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव अब समाप्त होता है। और आशा करता हूँ कि मैंने जितना ऑब्जेक्टिव कराया एनसीईआरटी बुक का वो सभी का सभी आपके दिमाग में अच्छे से फिट एंड सेट हो गया होगा। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को पूरा प्रश्न याद हो गया है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।